अजीज तुलबा, महात्मा गांधी और हिंदुस्तान की आज़ादी पर पिछले लेक्चर में हमने आपको गांधी जी की इब्तदाई ज़िंदगी और उस वक्त के वो वाक़यात जिन्होंने गांधी जी के नज़रियात को जन्म दिया था पर रोशनी डाली थी। हमने देखा कि जो वक्त महात्मा गांधी ने जनूबी अफ्रीका में गुजारा वो आने वाले वक्त के लिए कितना अहम साबित हुआ। साउथ अफ्रीका में गांधी जी को मुख्तलिफ तबकों, मज़ाहब और इलाकों के लोगों की रहनुमाई का मौका मिला। इनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, पारसी और ईसाई भी, गुजराती भी और तमिल भी। इनमें गरीब मजदूर भी थे और पैसे वाले ताजिर भी, मर्द भी थे और औरतें भी। जनूबी अफ्रीका में उनके तजुर्बात और सरगर्मियों ने वो ज़रूरी पस मंज़र फराहम किया जिसके बाद उन्हें हिंदुस्तान के सियासी मंजरनामे पर उभरना था। इन तजुर्बात से उन्होंने एहतजाज का वो तरीका सीखा जिसे हम गांधी जी के तरीक़ाए मज़ामत का नाम देते हैं। वो इस तरीक़ाए मज़ामत की ताकत और उसकी कमज़ोरियों से वाकिफ़ थे, लेकिन वो जानते थे कि ये उस वक्त मौजूद सबसे बेहतर तरीका था। जनूबी अफ्रीका में उनके कारनामों से न सिर्फ तालीम याफ्ता हिंदुस्तानी बल्कि अवाम का एक बड़ा तबका वाकिफ़ था। 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी जनूबी अफ्रीका से मुंबई के अपोलो बंदर पर उतरे तो उनका एक हीरो जैसा इस्तकबाल हुआ। गांधी जी ने अपने सियासी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से वादा किया था कि वो हिंदुस्तान में अपना पहला साल मुल्क को जानने और समझने में गुजारेंगे। गांधी जी ने यह तय किया कि वो पहले साल किसी भी सियासी मसले पर कोई भी फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने अपना वक्त हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों का सफ़र करने में गुजारा और ये देखने की कोशिश की कि आवाम के मसाइल और उनके सही हालात से अपने आप को बाखबर किस तरह कर सकते हैं। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की बुनियाद रखी और जनूबी अफ्रीका से आए हुए अपने पैरुओं के साथ समाजी ज़िंदगी गुजारना शुरू किया। 1916 में होम रूल तहरीक का आगाज़ हुआ। बहरहाल उनकी अपनी सियासी समझ उस वक्त के हिंदुस्तानी सियासी मंजरनामे से मेल नहीं खाती थी। मज़ीद वो इस बात से पूरी तरह मुत्तफ़िक थे कि इनमें से कोई भी तरीका सियासी जद्दोजहद के लिए मौजू नहीं है। एक ही रास्ता था उनके लिए और वो था सत्याग्रह। मुतअद्दिल तरीक़ों पर से उनका यकीन बहुत पहले ही उठ चुका था। न ही वो होम रूल तहरीक के रहनुमाओं से मुत्तफ़िक थे जो पहली जंग अज़ीम की वजह से परेशान अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। गांधी जी सिर्फ उस तंजीम या तहरीक का साथ देने के हक़ में थे जो अपने जद्दोजहद के लिए अदम तशद्दुद पर मबनी सत्याग्रह का तरीका अपनाए। इसका मतलब ये नहीं था कि गांधी जी सियासी तौर पर बिल्कुल खामोश बैठ जाने वाले थे। 1917 और 1918 के दरमियान वो 3 बेहद अहम जद्दोजहद में शरीक रहे। बिहार के चंपारण ज़िले, अहमदाबाद में और गुजरात के खेड़ा में। इन जद्दोजहदों की मुश्तरक खसूसियत ये थी कि ये मकामी मसाइल पर मबनी थे और अवाम के माशी मुतालबात के लिए शुरू किए गए थे। किसानों के हुकूक के लिए हिंदुस्तान में चलाए गांधी जी के पहले सत्याग्रह के बारे में हमने पिछले लेक्चर में गुफ्तगू की। चंपारण में गांधी जी का काम अभी पूरा ही हुआ था कि साबरमती आश्रम से ये खबर आई कि वो जल्द अज जल्द अहमदाबाद आएँ। अहमदाबाद में मज़दूरों और कारखानों के मालिकों के दरमियान क़ज़िये ने एक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। गांधी जी हालात का जायज़ा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि मज़दूरों की मांग जायज़ है। गांधी जी ने मज़दूरों से हड़ताल करने के लिए कहा और उनसे वादा लिया कि वो अदम तशद्दुद पर कायम रहेंगे। चंद ही रोज़ के बाद गांधी जी को लगा कि मज़दूर शायद अपने वादे पर कायम न रह सकें और तशद्दुद के रास्ते पर उतर आएं। मज़दूरों को सबसे बड़ा डर भुखमरी का था। गांधी जी ने उन्हें दिलासा दिलाया कि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने खुद आमरण अनशन रखा और
कहा कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता वो खाने को हाथ नहीं लगाएंगे। इसका मिल मालिकों पर बहुत असर पड़ा और वो मजदूरों के मुतालिबात पर गौर करने के लिए एक ट्राइब्यूनल कायम करने पर राजी हो गए। इसके फौरन बाद गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों को एक बहरान का सामना करना पड़ा। गांधी जी इस बात से वाकिफ थे कि सूखा के वजह से किसान परेशान है, फसल की पैदावार बहुत कम हुई है। इसके बावजूद हुकूमत उनकी मालगुजारी माफ करने की अपील को नजरअंदाज कर रही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और गांधी जी ने जांच की तो पता चला कि पैदावार आम दिनों के मुकाबले 1/4 से कम हुई है। इसलिए कानून के मुताबिक किसानों की मालगुजारी माफ की जानी चाहिए। उन्होंने किसानों को सत्याग्रह शुरू करने का मशवरा दिया और अमीर और गरीब तमाम किसानों से कहा कि वो उस वक्त तक कोई टैक्स न दें जब तक कि उनकी मालगुजारी माफ नहीं की जाती। यह सत्याग्रह 4 महीने तक चला और आखिर में हुकूमत को मालगुजारी माफ करनी पड़ी। इन तजुर्बों से उन्हें अवाम की ताकत और कमजोरी को समझने और अपने सियासी तरीक़ाकार की अफादियत को जांचने का भरपूर मौका मिला। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में गांधी जी ने अपने अनोखे सियासी तरीक़ाकार का मुजाहिरा किया। इससे उन्हें हिंदुस्तानी अवाम में मकबूलियत तो हासिल हुई ही, उनके मसाइल को भी करीब से जानने का मौका मिला। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी बहुत बीमार हो गए। उनको यकीन था कि वो मौत के दरवाजे पर आ पहुंचे हैं। दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी को जिंदा रहने की सबसे ज़्यादा हौसला हुकूमत हिंद ने दिया और यह हुआ रॉलेट कमेटी और रॉलेट एक्ट के जरिए। रॉलेट बिल की इशायत ने उनकी रूह को झंझोड़ दिया। इस जाबिराना कानून का लागू करना गांधी जी के करियर का अहम मोड़ साबित हुआ। वो इसलिए क्योंकि बरतानवी सरकार से वाबस्ता उनकी तमाम तवक्कुआत चूर चूर हो गईं। उन्होंने कहा कि अगर मैं अच्छा होता तो मैं हिंदुस्तान को बेदार करने के लिए सारे मुल्क का दौरा करता। अब उनका ज़मीर उन्हें आवाज़ दे रहा था कि ज़माना अमन में जो ज़्यादती की जा रही है उसके खिलाफ वो जंग करें। इस आवाज़ को वो दबा ना सकते थे। पहली आलमी जंग के खात्मे पर हिंदुस्तानियों के एहसासात और मुतफ़िक़ा राय को नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत ने बिलाखिर मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास कर दिया। अब गांधी जी के सब्र का पैमाना छलक पड़ा और उन्होंने सत्याग्रह के जरिए इस इक़दाम की मुखालिफत की ठान ली। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरे की शुरुआत की। उन्होंने अवाम से इस दिन मुकम्मल हड़ताल करने की अपील की, जिसका काबिल तारीफ असर हुआ। इस दिन पूरे मुल्क में हड़ताल की गई, मुजाहरे हुए और जलसे किए गए। इन सब में इजाफा होने लगा। अवाम में सियासी बेचैनी बढ़ने लगी और पहली बार कौमी तहरीक ने एक अवामी चोला पहना। दिल्ली और पंजाब में हुक्काम और अवाम के दरमियान तसादम की नौबत आई। मकामी लीडरों ने गांधी जी से दिल्ली के दौरे की ख्वाहिश की, लेकिन पंजाब और दिल्ली में गांधी जी के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। इससे अवाम में और भी गम गुस्सा फैल गया। गांधी जी इस बदलते माहौल से बेचैन थे। उन पर लगी पाबंदियों की वजह से वो दिल्ली और पंजाब जा नहीं सके। उन्होंने पाया कि मुंबई और अहमदाबाद भी इस आग की लपेट में आ चुके थे। हालात बिगड़ रहे थे, खास तौर पे पंजाब में, जहां सूरत हाल बेहद ख़राब हो चुकी थी। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग पर एक जलसा हुआ। अमृतसर में चलती गड़बड़ी की वजह से जनरल डायर नाम के एक ऑफिसर को वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जनरल डायर ने पूरे शहर में जुलूसों और इज्तिमाओं पर रोक लगा दी थी। जनरल डायर इस बात से गुस्सा थे कि उनका हुक्म नहीं माना गया। जलियांवाला बाग में हो रही मीटिंग का जब डायर को पता चला तो वो अपनी फौज लेकर वहां पहुंच गया और बाग को चारों तरफ से घेर लिया। बाग के अंदर के लोग ऐसे मकाम पर घेरे गए जिसका बाहरी रास्ता सिर्फ एक ही था। बिना किसी वार्निंग के जनरल डायर ने वहां जमा भीड़ पर फायरिंग का हुक्म दे दिया। 10 मिनट तक फायरिंग चलती रही। भारी तादाद में लोग हलाक हुए और पूरा बाग खून की नदी में तब्दील हो गया। जलियांवाला बाग कत्लेआम का दूसरा नाम बन गया। हर तरफ से इस वहशीपन की शिद्दत से मजम्मत की गई।
महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने बतौर एहतजाज अपना एजाज़ वापस कर दिया। साथ साथ गांधी जी ने सितंबर 1920 में हुकूमत के खिलाफ अदम ताउन तहरीक का ऐलान भी कर दिया। पहली आलमी जंग के खात्मे पर पैन इस्लामिक तहरीक ने जोर पकड़ा। पूरा मुस्लिम समाज तुर्की की शिकस्त से परेशान था। सारी मुस्लिम दुनिया सुल्तान तुर्की को अपना खलीफा मानती थी और उन्हें एहतराम की नज़र से देखा जाता था। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने तुर्की के साथ बरतानवी रवैये को एक अजीम धोखा करार दिया और उनमें बगावत का एक तूफान उठा। मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली और चंद दूसरे लोगों की क़यादत में खिलाफत तहरीक चलाई गई। इसका मकसद सुल्तान तुर्की के मर्तबे और वक़ार को बहाल करना था। महात्मा गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मजबूती के लिए एक सुनहरा मौका समझा। नवंबर 1919 में दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को मदऊ किया गया। गांधी जी ने खिलाफत तहरीक के लीडरान को सलाह दी कि वो अदम तशद्दुद और अदम ताउन का रास्ता इख्तियार करें। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने गांधी जी के मशवरे को तस्लीम करते हुए उन्हें इस तहरीक की रहनुमाई करने की दरख्वास्त की। गांधी जी ने मुसलमानों को तवज्जो दिलाई कि अदम ताउन तहरीक के ज़रिए ही वो उनके साथ की गई नाइंसाफ़ियों का मदावा कर पाएंगे। गांधी जी ने इस तहरीक के लिए कांग्रेस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया। हड़ताल और एहतजाजी दल से मुश्तरका तौर पर मुनक्किद किए गए। गांधी जी ने हिंदुओं से खिलाफत एहतजाज में शरीक होकर मुसलमानों की उनके इस बुरे वक्त में मदद करने की अपील भी की। ख़ास बात यह थी कि जद्दोजहद आज़ादी की तारीख़ में शायद पहली बार हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बेमिसाल नज़ारे देखने को मिले। हिंदू मुस्लिम मसले से जिस तरह गांधी जी निपटे, इससे जंग आज़ादी के वाक़यात पर गहरा असर मुरतब हुआ। ये गांधी जी की दूरबीनी और बसीरत का जीता जागता नमूना था। कांग्रेस का खुसूसी इजलास सितंबर 1920 में कलकत्ता में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत लाला लाजपत राय को सौंपी गई। कांग्रेस ने इस इजलास में तहरीक अदम ताउन पर अपना फैसला सुनाया। गांधी जी ने करारदाद पेश की और तवील मुबाहस के बाद इसे कांग्रेस के खुला इजलास में मंजूर कर लिया गया। इस तरह एक नए तर्ज की जद्दोजहद शुरू हो गई। दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में यह ऐलान किया गया कि कांग्रेस मुल्क की आज़ादी के लिए तमाम पुरअमन और कानूनी वसाइल का सहारा लेगी। तहरीक अदम ताउन की एक अहम खसूसियत स्वदेशी का फ़रोग थी। गैर मुल्की कपड़ों और दीगर मसनूआत के इस्तेमाल ममनू करार दिया गया और खादी पहनना, छुआछूत को मिटाना, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, शराब और नशे की दूसरी चीज़ों की मुखालिफत और स्वराज फंड की वसूली इस तहरीक के नुमाया कारनामे थे। अंग्रेज़ी हुकूमत के दिए हुए खिताबात और एजाज़ात की वापसी भी इस तहरीक के मकासद में शामिल थीं। तहरीक अदम ताउन की करारदाद मंजूर होने के बाद गांधी जी ने पूरे मुल्क का दौरा किया और आवाम को तहरीक के मकासद से वाकिफ़ कराया। मार्च 1921 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपनी मीटिंग रखी, जिसमें दूर दराज के देहातों से लाखों लोग गांधी जी को देखने आए। इसमें मर्दों के साथ औरतों ने भी खुलकर अतिये दिए। शराब की दुकानों की पिकेटिंग का फैसला किया गया। इसका असर यह हुआ कि हुकूमत की आमदनी में अच्छी खासी कमी आई। कांग्रेस ने अपने बंबई इजलास में यह करारदाद मंजूर की कि गैर मुल्की कपड़े को या तो तबाह कर दिया जाए या ये सिर्फ हिंदुस्तान से बाहर इस्तेमाल की जाए। इस अपील का असर यह हुआ कि बड़े पैमाने पर लोगों ने गैर मुल्की कपड़े जलाए। स्कूल और कॉलेजों के हज़ारों तुलमा ने एहतजाज के तौर पर बॉयकॉट किया और पढ़ाई छोड़ दी। उनके लिए तालीमी इदारे खोले गए, जिनमें जामिया मिलिया इस्लामिया ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है। जुलाई 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स की हिंदुस्तान आमद पर उनके बॉयकॉट का ऐलान
किया गया। वो जहां भी पहुंचे, हड़ताल और काले झंडे ने उनका इस्तकबाल किया। तहरीक अदम ताउन का असर मुल्कगीर पैमाने पर हुआ। कई किसानों ने मालगुजारी देने से इनकार कर दिया, कहीं टेलीग्राफ की तारें काट दी गईं, कहीं रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं, तो कहीं पुलिस स्टेशनों पर भी हमले किए गए। 5 फरवरी 1922 का ये वाकया है गोरखपुर के करीब चौरी चौरा गांव का। इस मकाम पर 3000 किसानों ने एक जुलूस निकाला। जुलूस पर पुलिस ने फायरिंग की, जिससे मुश्तइल होकर किसानों के हुजूम ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और उसमें आग लगा दी। इस हादसे में 22 पुलिस वाले जलकर मारे गए। गांधी जी को इस वाक़े से बेहद सदमा हुआ। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अभी हिंदुस्तानी अवाम अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े को अच्छी तरह नहीं समझ पाई है और इस पर अमल करने की उनकी तरबियत भी मुकम्मल नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने तहरीक वापस लेने का फ़ैसला किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का बारदोली में इजलास हुआ, जिसमें यह करारदाद मंजूर की गई कि कानून को तोड़ने वाली तमाम सरगर्मियां फ़ौरन रोक दी जाएं। कांग्रेस के नौजवान लीडरों को गांधी जी का यह फैसला कतई पसंद नहीं आया। उनकी शदीद नुक्ताचीनी की गई कि ऐसे वक्त में जब तहरीक अपने शबाब पर थी, गांधी जी ने इसे वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। अंग्रेज़ी हुकूमत ने गांधी जी को हुकूमत के खिलाफ अवाम को भड़काने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 साल कैद की सज़ा दी गई। फरवरी 1924 में ख़राब सेहत की वजह से गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। खिलाफत तहरीक के ज़माने में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जो बेहतरीन मुजाहरा हुआ था, उससे अंग्रेज़ी हुकूमत परेशान हो गई थी। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमानों में तफ़रक़ा पैदा करने और नफ़रत का बीज बोने की शुरुआत की। इसके नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फ़िरक़ावाराना फ़सादात भड़क उठे। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मुसलसल अपील की और सितंबर 1924 में दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के मकान में 21 रोज़ा व्रत शुरू किया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं। उन्होंने मई 1927 में लिखा, मेरी वाहिद उम्मीद अब दुआ में और दुआ जवाब में बाकी रह गई है। मुल्क का मुस्तकबिल इन हालात में यकीनन तारीक नज़र आ रहा था। नवंबर 1927 में बरतानवी हुकूमत ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कायम किया, जो साइमन कमीशन के नाम से मशहूर हुआ। इस कमीशन को हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्लाहात की सिफारिश करने का मजाज करार दिया गया। इस कमीशन की ज़बरदस्त मुखालिफत हुई, क्योंकि इसमें एक भी हिंदुस्तानी को शामिल नहीं किया गया था। मद्रास में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की सदारत में हुई कांग्रेस की मीटिंग में यह फैसला किया गया कि कमीशन का पूरी तरह से बॉयकॉट किया जाए। कमीशन के मेंबरान मुल्क में जहां भी गए, कौम परस्तों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। साइमन कमीशन की मुखालिफत में होने वाले एक ऐसे ही एहतजाजी जलसे की क़यादत कर रहे रहनुमा लाला लाजपत राय की पुलिस ने बेदर्दी से पिटाई की, जो उनकी मौत की वजह बनी। गांधी जी को इससे बेहद सदमा हुआ। इसके बावजूद कमीशन ने कई अहम मकामात का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट दाखिल की। 29 दिसंबर 1929 को होने वाले लाहौर इजलास में कांग्रेस ने मुकम्मल आज़ादी यानी पूर्ण स्वराज को अपना मकसद करार दिया। यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे मुल्क में मुकम्मल आज़ादी के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। अवाम से मुतालबा किया गया कि वो अदम तशद्दुद पर मबनी सिविल नाफरमानी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। यह दिन पूरे मुल्क में जोश व खरोश से मनाया गया। हुकूमत ने बड़ी तादाद में कांग्रेसियों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया। बरतानवी हुकूमत ने एक नमक कानून बनाया था और गांधी जी इसकी मुखालिफत कर रहे थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने चंद साथियों के साथ डांडी की तरफ पैदल निकल लिए। रास्ते में
वो जहाँ से भी गुजरते हजारों की तादाद में गांव से आकर लोग उनका इस्तकबाल करते। वो 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और नमक बनाकर ये अवाम दुश्मन कानून तोड़ा। दांडी मार्च पूरे मुल्क में सिविल नाफरमानी की अलामत बन गया। जहां भी कुदरती हालात नमक बनाने के लिए मुनाफिक नहीं थे, वहां की कानून की खिलाफ वर्जी की गई। अंग्रेजी हुकूमत ने इब्तदा में सिविल नाफरमानी तहरीक को संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन जल्द ही उन्हें सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ। उन्होंने इस तहरीक को कुचलने की कोशिश शुरू की। अवाम पर जुल्म सितम शुरू हुआ, नए ऑर्डिनेंस पास किए गए और पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। लगभग 75,000 लोग जेल भेजे गए। बहुत सारे रहनुमा भी कैद कर लिए गए, जिनमें से उस वक्त के कांग्रेस सदर नेहरू भी थे। गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिए गए। 1931 में गांधी जी लॉर्ड इरविन से मिले। उन दोनों के दरमियान एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते के मुताबिक सिविल नाफरमानी तहरीक को तर्क करने का फैसला किया गया। रिजर्वेशन और तहफ़्फ़ुज़ात की ज़रूरत तस्लीम की गई। हुकूमत ने तमाम सत्याग्रहियों के मुकदमात को वापस लेने और तमाम इमरजेंसी ऑर्डिनेंस को भी वापस लेने का वादा किया। 1931 में लंदन में होने वाली दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी कांग्रेस के वाहिद नुमाइंदे के तौर पर शरीक हुए। उन्होंने बरतानवी अवाम से अपील की कि वो हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक से हमदर्दी का इजहार करें। ये कॉन्फ्रेंस भी पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस की तरह नाकाम रही। 1932 में तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका कांग्रेस ने खुद बॉयकॉट किया। गांधी जी जब लंदन से वापस हुए तो देखा कि शुमाली और मशरकी हिंदुस्तान में हुकूमत का जुल्म जबर जारी है। उन्होंने उसकी मुखालिफत की। गांधी जी फिर गिरफ्तार कर लिए गए। पूरे मुल्क में इसकी मुखालिफत की गई और हजारों लोगों ने गिरफ्तारियां पेश की। गांधी जी ने रिहाई के बाद फिर से हिंदुस्तानियों को मुनज़्ज़म करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। कांग्रेस ने फैसला किया कि यही वक्त है जब अंग्रेजों से पूरे शद्दमद के साथ आज़ादी हासिल करने की कोशिश की जाए। 8 अगस्त 1942 को मुंबई इजलास में अंग्रेज़ों हिंदुस्तान छोड़ो की करारदाद मंजूर की गई। बड़े पैमाने पर रहनुमाओं और मुजाहिदीन आज़ादी की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आज़ादी की ये तहरीक चलती रही। गांधी जी ने कहा कि आज़ादी से कम हम कुछ भी कबूल नहीं करेंगे और मौत के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। हम या तो हिंदुस्तान को आज़ाद कराएंगे या फिर अपनी जान की कुर्बानी देंगे, लेकिन गुलामी का तवाक उतार फेंकेंगे। पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। जल्द से जुलूस और एहतजाज का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। सरकारी मशीनरी पर हमले होने लगे। टेलीग्राफ की तार काटे गए, रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं। मजदूरों ने काम रोक दिया और तलबा ने स्कूल कॉलेज छोड़कर मुल्क की आज़ादी के लिए अपने सर पर कफन बांध लिया। आज़ादी की यह तहरीक शिद्दत पकड़ती गई और गांधी जी की अजीम क़यादत और हिंदुस्तानी कौम की बेमिसाल कुर्बानियों के नतीजे में 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उन्होंने जाते जाते हिंदुओं और मुसलमानों में नफ़रत की ऐसी खलीज पैदा कर दी जिसकी वजह से मुल्क तकसीम हो गया। गांधी जी जो ज़िंदगी भर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी रहे, फ़िरकावाना बुनियाद पर मुल्क की तकसीम को न रोक सके। इससे वो बेहद गमज़दा हुए। मुल्क जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न मना रहा था, गांधी जी नौखाली में फ़िरकावाराना फसाद को रोकने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। 30 जनवरी 1948 की सुबह हिंदुस्तानी तारीख की स्याह बाब बनकर नमूदार हुई। एक जुनूनी फ़िरका परस्त ने गोली मारकर महात्मा गांधी को शहीद कर दिया। यह अजीब सितम ज़रीफ़ी है कि जो शख्स ज़िंदगी भर
तशद्दुद के खिलाफ लड़ता रहा, अदम तशद्दुद का दर्स दिया, वही आखिर में तशद्दुद का शिकार हो गया। अजीज़ तुलबा, इस लेक्चर में हमने आपको 1915 से गांधी जी के मौत तक के हालात से वाकिफ़ कराया। इस ज़िम्न में तहरीक अदम ताउन, खिलाफत तहरीक, सिविल नाफरमानी तहरीक, दांडी मार्च और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के बारे में बताया और इस पूरी जद्दोजहद आज़ादी में गांधी जी के नुमाया कारनामों से रोशनास कराया। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमसे इस पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं। निज़ामत फासिलात तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्चीबौली, हैदराबाद 500032। आदाब।